दोस्तों नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हम लोग पर्यावरण के अगले लेक्चर को पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और अगला लेक्चर आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और यहाँ से जो प्रश्न हैं, कोई भी ऐसी परीक्षा, चाहे वो टेट हो, चाहे जिसकी भी परीक्षा आप दे रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी पर्यावरण से संबंधित अगर सिलेबस आपकी परीक्षा में है, तो यहाँ से आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य लिखा हुआ है। तो आज हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य पर चर्चा करेंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, नेशनल पार्क क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। इन सारी चीज़ों को एक सरल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि विश्व की अगर हम बात करें, तो भारत में जो वन्य जीव पाए जाते हैं वो विश्व का 5% वन्य जीव भारत में ही निवास करता है। कितना प्रतिशत? 5% वन्य जीव विश्व का कहाँ पे पाया जाता है? विश्व का 5%, विश्व का 5% वन्य जीव अपने भारत में पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब हमारे यहाँ प्रदूषण बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे पेड़ों की कटाई शुरू हुई, वनों की कमी हुई, तो जिसके परिणाम स्वरूप जो वन्य जीव थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, जो कि हमारे जीवन के लिए मतलब सही संकेत नहीं था। या जिस तरीके से हमारा जीवन अनमोल है, उसी तरीके से हमारे जीवन के लिए इस पृथ्वी पर और भी जीवों का होना जरूरी है। उसी लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सरकार द्वारा पारित किया गया कि कुछ प्रतिबंध लगाए गए कि भाई इनको आप जो है आप फला जीव का आप शिकार नहीं कर सकते, पेड़ों की आप कटाई नहीं कर सकते। तो और जब पेड़ नहीं रहेंगे तो वन में जीव रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वन में जीव कहाँ से रहेंगे? तो इस तरीके से सरकार द्वारा, हमारी सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जो कि 1972 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1972 में। ये सीधे सीधे परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में जो है वो 1972 में जो है ये पारित हुआ। अब वन्य जीव संरक्षण के उपाय के रूप में हमारे भारत में नेशनल पार्क, जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क भी कहते हैं, जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क भी कहते हैं। अब नेशनल पार्क होता क्या है?
तो नेशनल पार्क वह स्थान या वह क्षेत्र होता है वन्य जीव का जिसके में पूर्णतया मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है। पूर्णतया मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है। वहाँ आप पेड़ की कटाई नहीं कर सकते, चाहे सूखा पेड़ हो चाहे हरा पेड़ हो। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये सारी मानवीय गतिविधियां, आप वहाँ जानवर नहीं अपना चरा सकते। जैसे लोग खोलते हैं, जानवरों को चारा खिलाने के लिए लेके जाते हैं, तो यदि कोई राष्ट्रीय उद्यान है तो वहाँ पर आपकी संपूर्ण जो मानवीय गतिविधि रहती है उस स्थान या उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पूरी मानवीय गतिविधि जो है वो बाउंड रहती है। वहाँ आप किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं कर सकते हैं जिससे वन्य जीव का नुकसान हो। और कभी कभी पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। परीक्षाओं में सीधे प्रश्न डाल दिया जाता है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है वो कुल 105 है। अगर हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान की संख्या की बात करें तो वो 105 है। और इसकी विशेषता ये, इसकी जो सीमा होती है वो निर्धारित होती है। इसकी सीमा जो है वो निर्धारित होती है कि इतने एरिया में ये राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो ये हो गया। तो पहली विशेषता, मानवीय गतिविधि पर पूर्ण रूप से रोक होती है राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। इनकी संख्या 105 है और इनकी सीमा निर्धारित होती है। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, जिसको हम वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य, जिसको हम वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जानते हैं। वन्य जीव अभयारण्य क्या है? वन्य जीव अभयारण्य ये है, कितने लोगों को यही नहीं पता है कि नेशनल पार्क की विशेषता क्या है, वन्य जीव अभयारण्य की विशेषता क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है। इनकी कुछ विशेषताओं को आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको ये आसानी हो कि क्या पूछा जा रहा है, क्या हमको बताना है, कैसे हमको उत्तर करना है। इन सारी चीज़ों को हमको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है, वन्य जीव अभयारण्य की विशेषता क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषता क्या है। अब जो वन्य जीव अभयारण्य होता है वो इसमें जो है आंशिक या आप कह लीजिए कि आंशिक गतिविधि हम इसमें कर सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में हम आंशिक गतिविधि हम कर सकते हैं, या दूसरी भाषा में ये कह लीजिए कि वन्य जीव अभयारण्य पे सरकार का आंशिक नियंत्रण होता है, या आंशिक रूप से इसको वो लोग नियंत्रित करते हैं और इसकी सीमा का निर्धारण नहीं होता। वन्य जीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो इसमें सीमा निर्धारण नहीं रहता। वन्य जीव अभयारण्य की सीमा का निर्धारण नहीं होता है और ये आंशिक रूप से संरक्षित होता है। आंशिक रूप से संरक्षित होता है। आंशिक रूप से संरक्षित का मतलब है, आंशिक रूप से संरक्षित होता है। आंशिक रूप से संरक्षित का मतलब ये है कि इसमें कुछ मानवीय गतिविधि हम कर सकते हैं, जैसे सूखी लकड़ियों की कटाई है, जानवर या बकरी को वहाँ लेके जाते हैं चारा खिलाने के लिए। तो इन सब चीज़ों की थोड़ा बहुत हमको छूट रहती है, बशर्ते हम नुकसान वहाँ बहुत ज़्यादा ना पहुँचाएं, बस इतना होता है। और ये आप जानिए कि जैव वन्य जीव अभयारण्य जो है, हमने अभी पढ़ा
कि नेशनल पार्क की संख्या तो 105 होती है, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य जो है वो 532 वन्य जीव अभयारण्य जो पाए जाते हैं वो 532 वन्य जीव अभयारण्य अपने भारत में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पे आता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या पूरे भारत में 18 है। जैसे नेशनल पार्क की संख्या 105, फिर वन्य जीव अभयारण्य 532, उसी तरीके से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है उसकी भी संख्या कितनी है? 18 है। तो इन संख्याओं से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है वो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य से अधिक क्षेत्र होता है या उससे बड़ा क्षेत्र होता है, या आप ये कह लीजिए दूसरी भाषा में कि जो वन्य जीव अभयारण्य होता है वो नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य से, नेशनल पार्क से और वन्य जीव अभयारण्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है। और इसके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि जैसे एक ये पूरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और फिर उसके बाद एक क्षेत्र ये है, फिर उसके बाद एक क्षेत्र ये है। तो जो ये वाला क्षेत्र है इसको हम कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। इसको हम कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। क्या नाम देते हैं? संक्रमण क्षेत्र। फिर दूसरे नंबर का जो क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं बफर क्षेत्र। इसको हम बफर क्षेत्र कहते हैं। और बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम कोर क्षेत्र कहते हैं। इसको हम कोर क्षेत्र कहते हैं। तो जिस तरीके से अब ये जो संक्रमण वाला क्षेत्र है और जो बफर वाला क्षेत्र है इसमें कुछ चीज़ों की अनुमति होती है। जैसे संक्रमण क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम मानवीय आवास बना सकते हैं। उसी तरीके से बफर क्षेत्र है, इसमें भी हम जो है आवास का निर्माण कर सकते हैं, अस्थायी रूप से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से हम मानव आवास का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जो कोर क्षेत्र है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, वहाँ पर हम किसी भी प्रकार की गतिविधि, मानवीय गतिविधि नहीं कर सकते हैं। कोर वाले क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा कोर वाला क्षेत्र, ये वाला, इसमें किसी भी मानवीय गतिविधि पर पूरी तरीके से रोक होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाना, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जाना और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं जो होती हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा और। तो इस तरीके से आगे अगर हम चर्चा करें, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे कि कुछ हमने भारत के मैप में वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, इन सब चीज़ों को हमने इस मैप में दिखाया है। तो इस मैप के माध्यम से हमको याद करना है कि कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा टाइगर रिजर्व, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है हमारे भारत में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत से शुरू करते हैं और उत्तर भारत का जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो लद्दाख है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत आता है जब से 370 धारा खत्म हुई है। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि हिमिस नेशनल पार्क है, फिर उसके बाद
किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। हिमिस नेशनल पार्क जो है, हिमिस नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये हिमिस नेशनल पार्क जो है, इसके बारे में अगर हम बात करें कि हिमिस नेशनल पार्क क्या है, तो हिमिस नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा पार्क है। प्रश्न पूछ लेगा परीक्षा में कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है या कहाँ है, तो वहाँ आपको आंसर करना होगा कि अगर नेशनल पार्क का नाम पूछता है तो हिमिस नेशनल पार्क है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये 3 चीज़ें हिमिस के बारे में हमको ध्यान में रखनी है, हिमिस से संबंधित। उसी तरीके से किश्तवाड़ है। किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ हमेशा वार होता रहता है, तो इससे हम ध्यान में रख सकते हैं कि भाई किश्तवाड़ कहाँ है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो किश्तवाड़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो या कहाँ है, तो वो किश्तवाड़ कहाँ है, तो वो जम्मू कश्मीर में है। उसी तरीके से सलीम अली पार्क है, सलीम अली पार्क है। सलीम अली पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर आगे दाची गाम, फिर दाची गाम नेशनल पार्क है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो हिमिस, किश्तवाड़, सलीम अली और दाची गाम पार्क, ये सारे पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो इस तरीके से हमने उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पार्क हैं इसकी हम लोगों ने चर्चा की, इसको हम लोगों ने जाना। उसके नीचे आप चले आइए तो राजस्थान आता है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो घाना पक्षी विहार है, रणथंभौर है और सरिस्का है। घाना पक्षी, राजस्थान में घाना पक्षी विहार, रणथंभौर और सरिस्का। और सरिस्का जो है राजस्थान का, वो टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहाँ पे टाइगर पाया जाता है। तो सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? वो टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम राजस्थान से नीचे आते हैं तो गुजरात, हमको गुजरात स्टेट हमारा पड़ता है। गुजरात में गिर वन है, गुजरात में गिर वन है और कच्छ है। गुजरात में क्या है? गिर वन है और कच्छ है। गिर वन गुजरात का किस लिए प्रसिद्ध है? ये परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि गिर वन गुजरात का किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा कि गिर वन जो है वो गुजरात का जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जबकि कच्छ जो है, ये कच्छ जो है, ये कच्छ जो है जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए कच्छ प्रसिद्ध है। उसके नीचे अगर हम आते हैं गुजरात के तो महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में हमको 2 देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नेशनल पार्क 105, वन्य जीव अभ्यारण्य 532, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 18। तो हम इस पूरी संख्या को तो इसमें दिखा नहीं सकते मैप में कि आपको दिखा दें, और न लिखना संभव है। तो जो भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उन्हीं को हमने शामिल किया है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और यहीं से आपको हूबहू परीक्षा में मिलेंगे। अगर आप भाई जैसे तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपको और भी पढ़ सकते हैं, और भी हैं, इसके अलावा भी हैं, उसको भी आप याद करिए, पढ़िए। तो क्योंकि यहाँ पे तो सारी चीज़ों को उन्हीं नेशनल पार्कों को शामिल किया गया है, वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। और इतना अगर आपको तैयार है
तो आप सही उत्तर तक पहुंचने में कामयाब होंगे। आप चाहे जिस भी परीक्षा में आप जाइए, आपको यहाँ से 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये हमारा दावा है। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सह्याद्री करके है, पेंच करके है। पेंच के बारे में एक बात ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे, या आप यूं कह लीजिए कि पेंच जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्र दोनों स्टेटों में को मिला के पाया जाता है। मतलब सीमा पर स्थित है, कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में आता है, कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश में आता है पेंच का। तो पेंच फंसा हुआ है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में। उसी तरीके से अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में महावीर, गोवा के नीचे अगर हम आते हैं तो केरला है, केरला में पेरियार और शांत घाटी, जिसको हम साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। सीधा परीक्षा में पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। पेरियार कहाँ है, पेरियार नदी भी केरल में है। तो उस नदी के नाम से भी हमको पता होना चाहिए कि भाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो केरला में है। तो इस तरीके से हमने इस उत्तर भारत से लेके पश्चिमी भारत तक, दक्षिण तक पश्चिमी भारत का जो पार्ट है हम लोगों ने कवर किया। अब आइए उस साइड देखते हैं, उत्तर और पूर्व साइड में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपको इसको याद भी वैसे करना है, आपको 1-2 बार इसकी मैपिंग कर लेना है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आपके दिमाग में मैप घूमेगा और उस राज्य तक आप पहुंच जाएंगे कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य या कौन सा नेशनल पार्क या कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है। तो इन सारी जानकारी से आपको ये लेक्चर लैस है, आप बस ध्यान दे के सुन लीजिए। निश्चित है कि आधे से ज़्यादा आपको लेक्चर देखने के बाद में याद हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के नीचे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती रहती है। तो हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बर्फ गिरती रहती है तो वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो शीत मरुस्थल जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो हिमाचल प्रदेश में। और शीत मरुस्थल की एक विशेषता ये भी है कि यह जो है मतलब 18 जैव आरक्षित मंडल क्षेत्रों में शामिल है शीत मरुस्थल। 18 जो जैव आरक्षित मंडल क्षेत्र आपको बताया कि भाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है, उसमें शीत मरुस्थल 18 जैव आरक्षित मंडल क्षेत्र में एक शीत मरुस्थल का भी नाम आता है। हिमाचल प्रदेश के नीचे अगर हम आते हैं तो उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश के नीचे अगर हम आते हैं तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं नंदा देवी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजा जी। नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और राजा जी। तो नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजा जी ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है। और
इसका जो पहले का नाम था, इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा किस्से के लिहाज से जरूरी है। फिर उसके बाद अगर हम यूपी की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, यूपी की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है ना, दुधवा हो गया, चंद्रप्रभा हो गया, पीलीभीत नेशनल पार्क है। तो दुधवा, चंद्रप्रभा और पीलीभीत ये उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद बगल में बिहार है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कैमूर है, कैमूर है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, अगर हम बिहार के बगल में सिक्किम है, तो सिक्किम में कंचनजंगा का आपने सुना होगा चोटी। तो कंचनजंगा, अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। असम की अगर हम बात करें काजीरंगा, असम की अगर हम बात करें तो काजीरंगा, मानस, ओरांग, ये सब असम राज्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर हम पूर्वोत्तर भारत के थोड़ा और नीचे आते हैं तो मेघालय आता है। मेघालय में नोकरेक, मेघालय में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो नोकरेक नाम से है। फिर उसके नीचे आप आइए त्रिपुरा के पूर्व साइड में तो मिजोरम पड़ता है। मैप में आप देखेंगे तो ये है मिजोरम। मिजोरम में डम्फा, मिजोरम में डम्फा। फिर उसके बाद अगर हम वेस्ट बंगाल में आते हैं तो सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में अगर आते हैं तो सुंदरबन, ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का पश्चिम बंगाल का टाइगर रिजर्व क्षेत्र से प्रसिद्ध है सुंदरबन, जहाँ का बंगाल टाइगर बहुत ही प्रसिद्ध है ना। उसके बाद अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में सिमलीपाल है, भीतरकनिका है, सतकोसिया है, चिल्का है। चिल्का झील भी उड़ीसा में पाई जाती है। तो उस चिल्का झील की वजह से आप रख सकते हैं कि उड़ीसा में चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। उसी तरीके से उड़ीसा के नीचे आते हैं, बगल में थोड़ा सा उड़ीसा के बगल में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में अचान कमार और इंद्रावती, अचान कमार और इंद्रावती। फिर उसके नीचे आते हैं नागार्जुन सागर, जो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर ये है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, ये भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो इस तरीके से उसी के नीचे अगर हम देखें तो तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी और इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो तमिलनाडु की जो मन्नार की खाड़ी है वो किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न पूछ लेगा कि जो तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीधा सीधा आपका उत्तर होगा कि भाई तमिलनाडु की जो मन्नार की खाड़ी है वो जैव विविधता के लिए जानी जाती है। और इसी तरीके से अगर हम, अब बचा हमारा मध्य प्रदेश का,
तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है? तो मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी हो गया, कान्हा हो गया, सतपुड़ा हो गया, बांधवगढ़ हो गया और पन्ना। तो पंचमढ़ी, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो इस तरीके से हमने भारत के चारों तरफ कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, इन सब की चर्चा हम लोगों ने की। और ये मैप आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। और यदि आप 360 क्वालिटी पे इस वीडियो को देखते हैं तो अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपको नज़र आएगी सारी चीज़ें जो भी ब्लैक बोर्ड पे हैं। अब अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, जैसे हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। चल जा भाई। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो ये पता चला कि भाई बाघों की संख्या, आप तमाम न्यूज में सुनते होंगे कि बाघों की संख्या कम हो रही है। उसका कारण क्या है? कि आवास की कमी, पेड़ों की कटाई, यही सब इसके कारण है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम हमारी सरकार द्वारा शुरू किया गया कि भाई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1973 में, 1973 में कब की गई? तो 1973 में राष्ट्रीय संरक्षण बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। और भारत में अगर इसकी कुल संख्या की बात करें कि राष्ट्रीय बाघ या जिसको हम टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, कि भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं? भारत में कुल टाइगर रिजर्व, भारत में कुल टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें कि कितनी इसकी संख्या है, तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 50 है। कितनी है? 50 है। उसी तरीके से हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। हाथी संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 1992 में की गई। हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई। अब हाथी को भारत का विरासत पशु भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में सवाल पूछ सकता है कि भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है। तब वहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि भारत का विरासत पशु जो है वो हाथी को कहा जाता है। आगे उसी तरीके से मगर संरक्षण परियोजना, मगर संरक्षण परियोजना, मगर संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई? तो इसको भी हम समझ सकते हैं कि 1974 में, 72 में अधिनियम आया, 73 में बाघ संरक्षण, और
74 में मगरमच्छ संरक्षण। इसके बाद अगर हम बात करें गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना। अगर हम गिद्ध संरक्षण परियोजना की बात करें कि भाई गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है कब शुरू हुई, तो ये भी परियोजना 2006 में, गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत 2006 में शुरू की गई गिद्ध संरक्षण परियोजना। क्योंकि आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि बहुत सारे गिद्ध, आज के 25-30 साल पीछे चले जाइए तो गांव में आपको तमाम पेड़ों पे बहुत सारे गिद्ध जानवरों के मरने के बाद दिखाई पड़ते रहेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो इसलिए नहीं है क्योंकि एक दवा जो जानवरों को खिलाने के रूप में, जानवरों के उपचार के रूप में प्रयोग की जाती थी, जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक। तो उस डाइक्लोफिनेक को जब हम अपने जानवर को देते थे, तो जब गिद्ध उस जानवर का मांस खाता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। धीरे धीरे गिद्धों की संख्या कम होने लगी। जब गिद्धों की संख्या कम होने लगी तो ये पता चला कि भाई क्या कारण है। भारत के लोगों ने पता लगाना शुरू किया, तो पता चला कि टेस्टिंग हुई तो पता चला भाई ये जो डाइक्लोफिनेक है, इसी की वजह से इसकी जो मृत्यु जो है हुई। तो इस तरीके से यूपीएससी में एक बार सवाल भी पूछा गया था कि गिद्धों की संख्या के कम होने के कारण क्या है। तो गिद्धों की संख्या के कम होने का मेन कारण ये था कि हम पशुओं के उपचार हेतु डाइक्लोफिनेक नामक जो दवा इस्तेमाल करते थे, उस वजह से बहुत सारे गिद्ध की जान चली गई। इसीलिए 2006 में उस दवा को प्रतिबंधित करते हुए गिद्ध संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके आगे अगर हम बात करें तो गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण परियोजना तमाम तरह के प्रदूषण से गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत हुई। क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि गंगा में जो डॉल्फिन नामक जलीय जीव पाया जाता था वो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे आया। तो इस प्रकार उसको भारत सरकार ने जलीय जीव, भारत का जलीय जीव घोषित किया 2009 में। और 2009 में गंगा डॉल्फिन को पूछा जाता है सीधे सीधे कि भारत का जलीय जीव कौन है, तो गंगा डॉल्फिन जो है वो भारत का जलीय जीव है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन सारे तथ्यों के साथ हमको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब आगे अगर हम तथ्यात्मक बात करें कि और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, अगर हम भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो वो नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है। ये यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको नागार्जुन सागर,
और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे हमने अभी सलीम अली पढ़ा जम्मू कश्मीर में, तो सलीम अली एक व्यक्ति थे जिनको हम बर्डमैन के नाम से जानते हैं। बर्डमैन, बर्डमैन, बर्डमैन किसे कहा जाता है? परीक्षाओं में सीधे सवाल पूछता है, किस व्यक्ति को बर्डमैन नाम की संज्ञा दी या किसे बर्डमैन कहा जाता है? तो उसका नाम आपको सलीम अली, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई सलीम अली को बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से कैलाश सांखल हैं, उसी तरीके से कैलाश सांखल हैं जिसको हम टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। कैलाश सांखल को टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। कैलाश सांखल, कैलाश सांखल, कैलाश सांखल को हम टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए असम का, ये असम राज्य का काजीरंगा है। ये असम का काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? असम का काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो असम का जो काजीरंगा है, असम का जो काजीरंगा है, यह एक सींग वाले किसके लिए प्रसिद्ध है? असम का काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो इस तरीके से आपको काजीरंगा के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है कि काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा जो है वो प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये तमाम सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। उसी तरीके से अगर हम इस हिमिस की बात करें जो जम्मू कश्मीर में है, तो हिमिस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हिमिस है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है हिमिस। उसी तरीके से अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करें तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट भारत का पहला नेशनल पार्क है। कच्छ, गुजरात का कच्छ किस लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। तो इन तमाम सारी तथ्यात्मक चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। और उसी तरीके से जैसे जैव विविधता के लिए तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी प्रसिद्ध है। प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का कौन सा है? तो वो नीलगिरी है, वो नीलगिरी है। प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वो नीलगिरी है। तो इस तरीके से हमको तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है। आज के लिए बस इतना ही, और हम आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में बखूबी आया होगा। नहीं भी कुछ बातें नहीं भी समझ में आई होंगी, दोबारा आप चला के देखिएगा। निश्चित है कि यहाँ से ये सारी चीज़ें आप एक
से 2 बार जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएंगी विद मैप, और आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।